नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार आपका स्वागत करता हूं हिज स्टोरी में। मध्यकालीन भारत के इतिहास के टॉपिक में हम लोग अभी तक दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसमें पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया था। साथ ही साथ मैंने आपको एक सूबेदार के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों के ऊपर विस्तृत तौर पे बताया था। आज के इस वीडियो में हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के चुनौतियों के संबंध में बात करेंगे। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि किन परिस्थितियों में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्यारोहण किया। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक कुवाचा, एल्दौज और बख्तियार खिलजी ये चारों ही मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। गोरी गौर का शासक था। मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था। इस कारण मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद उसका भतीजा गौर का शासक बना, किंतु वह अयोग्य था। इस कारण वह गजनी के भारतीय राज्य को संभालने में असमर्थ रहा। इस परिस्थिति को देखते हुए जब पंजाब में अव्यवस्था फैलती है तो लाहौर की जनता कुतुबुद्दीन ऐबक को एक प्रभुसत्तात्मक राज्य शक्ति धारण करने के लिए आमंत्रित करती है। अभी तक कुतुबुद्दीन ऐबक एक सूबेदार के रूप में दिल्ली से शासन कर रहा था, लेकिन अब चूंकि लाहौर की जनता ने उसे लाहौर से शासन करने के लिए आमंत्रित किया एवं स्वयं को सुल्तान बनाने के लिए आमंत्रित किया, तब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली से लाहौर आ जाता है और राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले लेता है। किंतु उसका जो विधिवत राज्याभिषेक होता है वो मोहम्मद गोरी के मृत्यु के तुरंत बाद ना होकर के लगभग 3 महीने बाद होता है। उसका राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को संपन्न हुआ था। प्रारंभ में न तो उसने सुल्तान की उपाधि धारण की और ना ही अपने राज्य के सिक्कों में अपना नाम डलवाया। संभवतः कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा कुछ खास कारणों से किया होगा। कारण चाहे जो भी रहे हों, इतना तो तय है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम के सिक्के नहीं ढलवाए थे। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्वतंत्र शासक बनना चाहता था, किंतु एक स्वतंत्र शासक बनने के लिए अभी उपयुक्त समय नहीं था। गोरी का जो उत्तराधिकारी था गियासुद्दीन मोहम्मद एल्दौज, कुवाचा और कुछ अन्य अमीर उसकी स्वतंत्रता के प्रबल विरोधी थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को ऐसी विषम परिस्थिति में
अपने समर्थकों के शक्तिशाली दल की स्थापना करनी थी तथा कूटनीति के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ भी करना था। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने वैवाहिक संबंधों की नीति का अनुसरण किया। दोस्तों, आप यहां पे देखेंगे कि किस तरीके से अपने प्रतिद्वंदियों को काउंटर करने के लिए उसने वैवाहिक संबंधों की नीति का अनुसरण किया। इसके पूर्व हम प्राचीन भारत में मगध नरेश बिंबिसार को ऐसा करते हुए देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ कर दिया। इल्तुतमिश के बारे में हम विशेष तौर पे आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लें कि इल्तुतमिश एक गुलाम था जो अपनी प्रतिभा के दम पर दिल्ली सल्तनत के प्रमुख पदों पे आसीन था। तो एक गुलाम के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। अपनी बहन का विवाह कुवाचा के साथ किया। कुवाचा मोहम्मद गौरी के जो 4 प्रमुख गुलाम थे उन गुलामों में से एक था एवं सिंध के क्षेत्र पर शासन कर रहा था। इस कुवाचा के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी बहन का विवाह करता तथा स्वयं एल्दौज की पुत्री के साथ विवाह करता है। एल्दौज भी मोहम्मद गौरी के अन्य गुलामों में से एक था जो कालांतर में गौर की स्थिति के कमजोर होने पर गजनी पर कब्जा कर लेता, जिसके बारे में हम विस्तृत रूप में आगे पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित की गए इन संबंधों के चलते कुवाचा और एल्दौज की तरफ से खतरा कम हो जाता। साथ ही साथ उसे इल्तुतमिश का सहयोग भी प्राप्त होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के राज्यारोहण की कहानियों के बाद हम कुतुबुद्दीन ऐबक के कठिनाइयों अथवा चुनौतियों के ऊपर चर्चा करेंगे। गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को अन्य गुलामों से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही थी। इस क्रम में एल्दौज ने गौर के राज्य पर अधिकार कर लिया। इस अधिकार के नाते एल्दौज भारतीय राज्य को गौर के राज्य का एक अभिन्न अंग मानता था एवं कुतुबुद्दीन ऐबक के राज्य को मान्यता नहीं देता था। दूसरी तरफ कुवाचा गौरी की मृत्यु के बाद सिंध मुल्तान का स्वतंत्र शासक बन बैठा था। वहीं बंगाल में बख्तियार खिलजी के पुत्र ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, जिसे उसकी हत्या करके उसी के सामंत अली मर्दन खां ने हड़प लिया था। इस प्रकार बंगाल पे अली मर्दन खां का आधिपत्य था
इस तरह हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए तीनों शक्तिशाली प्रतिद्वंदी उसकी सत्ता को चुनौती दे रहे थे। वो तीनों कौन कौन थे? एल्दौज, कुवाचा और बंगाल में अली मर्दन खां। तो इस चुनौती से निकलने के लिए उसने सर्वप्रथम अपने इन प्रतिबंधों का सामना करना था। इन सब के अलावा कुछ और समस्याएं, कुछ और चुनौतियां भी थी। इसमें तुर्क अमीर और अधिकारियों की बढ़ती हुई शक्ति प्रमुख थी। तुर्क अमीर अत्यंत महत्वाकांक्षी थे और सुल्तान को अपने हाथों में कठपुतली की तरह रखना चाहते थे। इतना ही नहीं, अमीर अधिकारी आपस में वैमनस्य रखते थे। कभी कभी वह लड़ भी जाया करते थे। तुर्क अमीरों एवं अधिकारियों का यह रवैया नवीन भारतीय राज्य के लिए घातक सिद्ध होता। अमीरों और अधिकारियों को नियंत्रण में रखना कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए एक बड़ी चुनौती थी। मोहम्मद गोरी के समकालीन गुलामों एवं तुर्क अमीरों एवं सरदारों के अलावा एक और शक्ति थी जो कुतुबुद्दीन ऐबक के राज्य के लिए चुनौती बन रही थी। वह शक्ति थी राजपूत राज्य एवं अन्य हिंदू राज्य। वो क्रमशः विद्रोह पे उतारू थे। यद्यपि गोरी ने राजपूत शासकों को पराजित कर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, परंतु राजपूत शासक अभी भी तुर्कों को भारत से खदेड़ने के प्रयास में लगे हुए थे। चंदेल शासक त्रिलोचन वर्मा ने तुर्कों को पराजित कर कालिंजर पर फिर से अपना अधिकार कर लिया था। कन्नौज के शासक हरिश्चंद्र ने भी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। प्रतिहार राजपूतों में ग्वालियर के दुर्ग को फिर से जीत लिया था। इस तरह संपूर्ण उत्तर भारत में एक के बाद एक हिंदू राजाओं का विद्रोह उत्पन्न हो रहा था। इस स्थिति में कुतुबुद्दीन ऐबक के समक्ष हिंदू एवं राजपूत शक्तियों के संचय को रोकना सबसे बड़ी चुनौती थी। हिंदुओं एवं राजपूतों की चुनौती से जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि पश्चिमी सीमा की भारतीय साम्राज्य के सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह वही पश्चिमी सीमा थी जिससे कई बाहरी आक्रमण हुए, प्राचीन भारत में भी, मध्यकालीन भारत में भी। चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं इसी असुरक्षित पश्चिम सीमा से आया था, इसलिए वह इस सीमा के महत्व को जानता था। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत की पश्चिमोत्तर सीमा को सुरक्षित करने की कोशिश की। आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि
कुतुबुद्दीन ऐबक के समक्ष जो ये चुनौतियां उत्पन्न हुई, इन चुनौतियों को कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस तरीके से समाप्त किया एवं कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन की उपलब्धि क्या थी। धन्यवाद।